तो चलिए, अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है ना। तो अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपन लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब अपन लोग इस चैप्टर में पूरा एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो एटम की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। मतलब इसका जो मेन स्ट्रक्चर जो परमाणु होता है उसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, या एटम यानी जो परमाणु होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और परमाणु में ये जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो एटम में उन लोगों का कैसा व्यवस्था जो होती है, यानी कि उनका जो अरेंजमेंट वगैरह होता है या उनकी पोजीशन जो होती है वो कैसी और कहाँ होती है। यानी यही सब अपन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो एटम, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सबसे पहले एटम के बारे में बात करते हैं कि जो एटम है, तो एटम यानी जो परमाणु है, तो इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने क्या कर चुका था, बता दिया था। इसके बारे में कुछ बोला था। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में कि जो एटम होते हैं यानी कि जो परमाणु होता है वो मैटर यानी किसी भी मैटर यानी जो पदार्थ होता है, मैटर यानी कि पदार्थ का, ये इन्होंने बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब इन्होंने कहा ये सूक्ष्मतम कण है। क्या बोला इन्होंने कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण जो होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, परमाणु होता है। कहने का मतलब पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से ही क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो ये भी बोला जाता है कि मैटर जो होता है, क्या बोला गया इन्होंने, क्या बताया कि जो मैटर का जो इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई यानी कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो होता है वो क्या बना गया, एटम को माना इन्होंने। यानी जो मैटर होता है यानी जो पदार्थ होता है, इनका जो संरचनात्मक इकाई मानी है इन्होंने, मतलब कि कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो माना इन्होंने, वो किसको माना इन्होंने, एटम को माना, यानी कि परमाणु को। मतलब इन्होंने ये बोला कि जो पदार्थ होता है वो सबसे छोटा कण, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनको उन्होंने क्या नाम दिया, एटम, परमाणु। मतलब उन्होंने कहा इससे छोटा कोई पार्टिकल होता ही नहीं, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था। ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है, इन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, और जो मैटर होते हैं उनका ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट होता गया, ठीक है ना, मतलब इन पूरे क्षेत्र एटम से रिलेटेड जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट वगैरह क्या है होता गया, तो मॉडर्न थ्योरी जब बनी, तो मॉडर्न थ्योरी जो है इसमें ये बताया गया कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है, यानी कि जो मॉडर्न थ्योरी जो आपकी बताई जाती है उसमें एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बताया जाता है, सबसे छोटा कण नहीं बोला जाता है। एटम जो होता है वो खुद कई छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है ये। ठीक है ना। तो डाल्टन ने एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना था इन्होंने अपनी थ्योरी में, और इन्होंने यही बोला था कि जो एटम होता है इसी को इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिया था। क्या बोल दिया था, फंडामेंटल पार्टिकल इन्होंने एटम को बोल दिया था। यानी कि जो इन्होंने क्या मान लिया, ये सबसे छोटा कण है, तो इसी को इन्होंने क्या माना था, मूल कण माना था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में, जब मॉडर्न थ्योरी जो बताई जाती है, मतलब जब एक्सपेरिमेंट और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट के से पता चला कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि एटम को अपन और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो स्मॉलेस्ट है। लेकिन मॉडर्न एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये सबसे छोटा कण नहीं है, ये खुद कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब वो कण कौन से होते हैं, वो कण मतलब पता किया गया एक्सपेरिमेंट में, ये पता किया गया कि ये एटम जो होते हैं काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल, लगभग 35-36 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। जिनमें से कुछ मुख्य कण है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है ना, ये मेन पार्टिकल हैं इसके, एटम के। ठीक है ना। तो एटम जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल। उप परमाणविक कण, क्या बोला, उप परमाणविक कण किसको बोला जाता है, एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब बाद में इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहा गया, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उन्हीं को बाद में क्या बोल दिया गया, मूल कण। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये मेन फंडामेंटल पार्टिकल। वैसे तो पाए काफी सारे पार्टिकल जाते हैं एटम में। ठीक है ना।
तो जो मेन पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको मुख्य मूल कण बोला जाता है, ठीक है ना। बाकी यानी नॉर्मल फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है, या केवल फंडामेंटल पार्टिकल मूल कण भी बोल सकते हो। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो पार्टिकल पाए जाते हैं एटम में, तो उनको क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल फंडामेंटल पार्टिकल, असामान्य मूल कण बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो मेन अपने को एटम में स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, कि इनकी खोज वगैरह कैसे हुई, ठीक है ना, और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इनको खोज किस प्रैक्टिकल, किस एक्सपेरिमेंट द्वारा किया गया है, यही सारी चीज़ें क्या करना है, अपने को पढ़ना है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी जो ये फंडामेंटल पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल यानी मूल कण या उप परमाणविक कण जो परमाणु में पाए जाते हैं, इनके बारे में मतलब कि एक्सपेरिमेंट में यानी कि इनकी खोज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में कुछ छोटी बेसिक चीज़ें क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो जैसे अपन सबसे पहले बता दे रहे हैं कि इनकी जो खोज हुई थी, यानी कि जो डिस्कवरी हुई है, वो किसने की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से इसको समझिएगा। क्या बोला, नर ईट पग नाचो, ठीक है ना। नर ईट पग नाचो मतलब एक आदमी है, कोई नर है जो ईंट पे क्या हो रहा है, नाच रहा है, ईंट पर अपना पाँव रख के क्या कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या ट्रिक है, तो इसको समझिए। नर का मतलब ये है, यहाँ पे ना का मतलब है नाभिक, ना का मतलब क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस, जैसे एटम होता है ना। अभी थोड़ा सा बताए दे रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर, बाकी आगे चल के पूरा इसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे जो एटम होता है, तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एटम स्फेरिकल शेप में होता है। ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट का वो सब रिजल्ट है, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए अभी यहाँ पे पहले ये इन बातों को बता रहा हूँ कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो एटम के सेंट्रल पार्ट में एक सेंट्रल पार्ट होता है एकदम केंद्र में छोटा, जहाँ पे बहुत सारे प्लस चार्ज क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये नाभिक है ये, ठीक है। तो ये नर का मतलब यहाँ पे जो है, ये नाभिक यानी ये न्यूक्लियस, एटम का सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है, जहाँ पे सारे प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जो है वो पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो न्यूक्लियस यानी नाभिक की जो खोज की थी, वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये हो गया ट्रिक। नर नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ईट, ईट का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यहाँ टा से क्या है, थॉमसन, जे जे थॉमसन, क्या है, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, एटम में। ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके अराउंड ये और ऐसे सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। ये सब आगे एक्सपेरिमेंट में, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब आएंगे। अभी थोड़ा सा इनके बारे में समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ईट का मतलब हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से क्या हो जाएगा, थॉमसन, ठीक है। पग, पग तो यहाँ प से मतलब है प्रोटॉन से है, किससे है, प्रोटॉन से है। तो प्रोटॉन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये जो प्लस चार्ज है ना, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो इसकी खोज किसने की है, तो गा से क्या है, गोल्ड स्टीन। किसने की है, गोल्ड स्टीन ने, ठीक है। क्लियर हो गया, किसने की है, गोल्ड स्टीन ने। और ये क्या है, नाचो। तो यहाँ पे नाचो क्या है, ये ना से क्या है, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर ही होता है। नाभिक में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो ये हो गया इनके खोज का क्या हुआ, ट्रिक डिस्कवरी का। नर ईट पग नाचो, तो ना से क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस, और रा से क्या है, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज मतलब एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, ये मतलब जो प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एक स्पेस है, जगह है, जहाँ पे सारे प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज पाए जाते हैं। तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। वो स्पेस पूरे एटम का एकदम सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर। तो उस सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की है।
ईट का मतलब क्या है, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये जो नाभिक के चारों ओर एक सर्कुलर पथ में, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये अभी आप तो इसको जान समझने के लिए केवल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करें, बाकी ये सारी चीजें डिटेल में आगे पूरा फुल मिलेगा चैप्टर में, ठीक है, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट यानी कि कक्षा, ठीक। तो इसी ऑर्बिट में ये पार्टिकल यानी निगेटिव वाला कण जो है, माइनस वाला जो कण है यानी निगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के चारों ओर इसी पथ में क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है। तो इसकी खोज किसने की है, जे थॉमसन ने, ठीक है। फिर पग, तो पा से क्या है, प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्लस वाला पार्टिकल है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने की है, गा से गोल्डस्टीन। नाचो, ना से क्या है, न्यूट्रॉन, इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल पाया जाता है न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसकी खोज किसने की थी, चा से चैडविक, ठीक है। तो ये है अपना ट्रिक, ठीक, क्लियर हो गया। चार्ज की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है ना, कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, यानी कि ये ऋण आवेशित होता है, क्लियर हो गया। प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन में धन आवेशित होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्लियर हो गया। इन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए, अब इन फंडामेंटल, हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब इनके बारे में, इनकी खोज किसने की, वो ट्रिक के माध्यम से अपन समझ लिया। अब इनके थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसका सिंबल हो गया, इसमें कितना चार्ज होता है, इसका कितना मास होता है, और इसका एएमयू में कितनी वैल्यू होती है, थोड़ा सा वो समझते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस कैसा सिंबल इसका यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये यूज करते हैं, ई बस यूज करते हैं, या -1 ऐसे लगा के -1 E0 ये लिख के प्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं बीटा भी लिखा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं, बीटा कण भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पे इसको ऐसे E- ऐसे लगा हुआ आपको दिखेगा, ये सब क्या है, इसका सिंबल है, इसका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। ऐसे प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसका क्या सिंबल बनाया गया है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का। तो प्रोटॉन के लिए क्या यूज करते हैं, तो सिंपल P यूज करते हैं, या 1p1 ऐसे यूज करते हैं, 1p1, या फिर हाइड्रोजन का 1h1, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन पार्टिकल को भी क्या कहते हैं, प्रोटॉन ही कहते हैं। वो आगे एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा अच्छे से कि क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोटॉन के लिए 1h1 सिंबल भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन के लिए P+ भी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, P पॉजिटिव, तो ऐसा भी क्या करते, क्योंकि प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, इसलिए E-P+ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, और जो न्यूट्रॉन होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको नॉर्मल n लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। या फिर इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऐसे, यानी जीरो, क्या यूज करते हैं, N0, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है, E- यानी निगेटिव चार्ज है, P+ यानी पॉजिटिव चार्ज है, और n में पावर 0 लगा है, इसका मतलब ये कि इस पर कोई चार्ज नहीं, ये क्या होता है, न्यूट्रल, इसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनमें आवेश की अगर मान बात करें कि इनमें कितना आवेश होता है, तो इसमें क्या बोला जाता है, इसमें -1 का चार्ज होता है, इसमें +1 का चार्ज होता है, और इसमें 0 होता है। इसमें क्या बोला जाता है, रिस्पेक्ट में अगर बोला जाए कि जैसे, तो क्या बोलते हैं कि इसमें -1 का, इसमें +1 का, इसमें 0 का। लेकिन यहाँ पे अगर अमाउंट की बात कर दी जाए, कुलाम में पूछा जाए, ये तो एक रिस्पेक्ट वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है ये, ठीक है ना। इस पे कितने का आएगा, -1 का चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज होता है तो एक का मान लिया, ऐसे एक प्रोटॉन इस पे प्लस का चार्ज होता है तो इसका +1 मान लिया, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो 0। लेकिन अगर इसका अमाउंट पूछ लिया जाए, चार्ज का अमाउंट, आवेश की मात्रा अगर पूछ ली जाए कि कितना कूलाम चार्ज है होता है, कितने कूलाम इसमें आवेश होता है, कूलाम आवेश का, चार्ज का ऐसा यूनिट है। जैसे मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो उसको बताने के लिए अपन किलोग्राम यूज करते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से आवेश यानी चार्ज को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कूलाम वर्ड यूज करते हैं। तो इनका जो अमाउंट की अगर बात की जाए तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, कितना होता है, वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का चार्ज, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, ऐसे ही प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम चार्ज होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम चार्ज होता है, अमाउंट दोनों का सेम होता है, बस एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है, और होता कितना, इतना ही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम,
ठीक है, क्लियर। और न्यूट्रॉन में तो जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं हो। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए मास की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है। तो किलोग्राम में कितना बताया जाता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के समथिंग इसकी वैल्यू बताई जाती है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 गुणे 10⁻⁻, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, दशमलव के बाद एक ही डिजिट यूज कर रहा हूँ। तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन के लिए कितना यूज करते हैं, तो कितना आता है 1.672 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन होता है इसका कितना मास यूज करते हैं, तो 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए 1.672 जो है वो प्रोटॉन का है और 1.674 के समथिंग किसका है, न्यूट्रॉन का है। बाकी 10⁻27 दोनों। क्लियर हो गया। अगर इसी को आप ग्राम में लिखना चाहें तो ग्राम में भी लिख सकते हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुना हो जाएगा, यानी 10⁻+3 हो जाएगी। तो 10⁻+3 जब करेंगे तो -31 और +3 करूंगा तो -31 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 28। तो 10⁻28 हो जाएगा, लेकिन ये आएगा फिर ग्राम में 9.1 गुणे 10⁻28 ग्राम। ठीक है ना। ऐसे इसको भी बदलोगे तो इसमें भी 10⁻3 का मल्टीप्लाई किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1.672 इंटू 10�27 -27 प्लस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा -24। ये हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। ऐसे इसका भी हो जाएगा 1.674 गुणे 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻3। तो यहाँ पे 10⁻31 है, फिर गुणे 10⁻3। तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो एक ही बेस पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻28 प्लस माइनस -31 में 3 घटाऊंगा 28, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में आएगा। इसलिए इसका जो ग्राम में अगर लिखेंगे तो 9.1 गुणे 10⁻28 ग्राम। ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं अपन AMU का, कि जो AMU में वैल्यू होती है वो कितनी होती है इसकी। ठीक है ना। तो AMU में मान कैसे बताया जाता है, तो सबसे पहले आपसे बताएं एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता क्या है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट किसको बनाया गया है, तो ये कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जो मास होता है वो क्या बनाया गया है, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब जैसे कि अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अपन जैसे मान लो वेट वगैरह मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वेट वगैरह जब मेजर करते हैं तो अपने पास एक बाट यानी होता है उसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए, कि हम जैसे 1 किलो का बाट लेंगे तो आप इसकी मदद से क्या है सब्जी वगैरह या कुछ भी चीज़ क्या कर सकते हो, नाप सकते हो और आप पता कर सकते हो कि अपने पास जो भी वस्तु है वो कितने किलोग्राम की। क्यों, क्योंकि आपके पास एक बाट आपके पास प्रेजेंट है, उपस्थित है 1 किलोग्राम का। तो वो 1 किलोग्राम का जो बाट है ना वो एक प्रकार की यूनिट का काम कर रहा है, हमारे लिए इकाई का काम कर रहा है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं अपने पास जो भी भारी वस्तु है अपन उसका मास क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितने किलोग्राम है। तो ठीक इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट की अगर बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट में क्या है कि अब बाट वोट तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि एटम काफ़ी छोटी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट क्या किया गया, यूनिट बनाया गया कि हम लोग एटम के क्षेत्र में एक यूनिट यानी एक बाट किसको मानेंगे, तो क्या बोला गया कार्बन 12 का 1/12वें भाग का जितना मास आएगा उसको हम लोग एक अपना एटम के क्षेत्र में एक बाट बना लेते हैं उसको, और उसको उस बाट को क्या बोल दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट, इकाई या बाट। समझ गए, ठीक है ना। तो ये कितना होता है एक AMU में 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के समथिंग होता है। ठीक है ना। कितना होता है 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के समथिंग होता है एक AMU में। तो बोला जाता है इनका यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का AMU में मास बताओ कि AMU में कितना आएगा। तो हमारे पास इसका जितना किलोग्राम अपने पास मास प्रेजेंट है उसको एक AMU के मास से अगर अपन डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, अपने को पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना AMU मास होगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। मतलब कि जैसे मान लो अगर हमारे पास एक नंबर है 8 और एक दूसरा नंबर है 2। अब मुझे ये पता करना है कि इस 8 में कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 2 शामिल है। ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसी 2 से 8 को क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं। तो 2 चौको 8, इसका मतलब 8 में 2 4 बार है। ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से अपने को ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसमें कितना AMU है, कितने AMU मास है। तो एक AMU 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम का है। अब इसका मतलब जब हमको ये बताना है कि जितना मास अपने पास है इसमें कितनी बार 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम जो है वो आप निकाल लोगे, तो वही क्या आएगा AMU में, कि इतने AMU इसके पास प्रेजेंट है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो
कि अपने पास क्या है, 36 ठो केले हैं। कितने हैं? 36 ठो केले हैं, ठीक है ना। अब एक दर्जन जो होता है वो कितने का होता है? एक दर्जन 12 किलो का होता है। कितने का है? 12 किलो। तब अपने को ये बताना है कि 36 केले में कितने दर्जन। तो हम क्या करेंगे, एक दर्जन में जितने केले होते हैं उसको उसी उसी से जितने केले दिए गए भाग करा दो, तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 दर्जन केले, इसके अंदर 3 दर्जन केले। ठीक इसी तरीके से हमको ये पता है कि एक एएमयू में कितना किलोग्राम होता है, तो अब हमको जो भी मास किलोग्राम में देगा हम उसको एक एएमयू के मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि जितना मास हमको दिया गया उसमें कितना एएमयू है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं कि कितना एएमयू है इलेक्ट्रॉन में के मास में। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 है, इंटू 10⁻20 किलोग्राम, और इसका कितना है? 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले 10 की घात को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 10⁻31, ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। 31 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 4, यानी 10⁻4। तो यहाँ बचेगा 9.1/1.6 × 10 की घात कितना बचेगा? -4। ये ठीक है ना, क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दशमलव के बाद दोनों में क्या है, एक एक अंक है, हटा देते हैं। अपन दशमलव के बाद केवल एक एक अंक को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आगे है इसमें दशमलव के बाद आगे भी डिजिट हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट रखने के लिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें पता करते हैं कितना है। तो डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट है, तो आप डेसिमल हटा सकते हो, सीधे क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। 16 से 91 को क्या करो, डिवाइड करो। और ये 10 की घात -4 मतलब 10 की घात 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो कितना है, 16 से 91 को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा बताओ, ये 16 का तो 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 6 बार में 6 छान 36 की 6 हासिल है, 6 कम 6 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 16 पंचे 80, एक और एक, फिर दशमलव लगाओ और जीरो लगा दो, ठीक है ना। दशमलव के एक अंक तक अपन निकालेंगे, बस हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा? 16 से और भाग कराते हैं तो कितना आएगा? 16 छंग 6 कितना आ गया था, 6 छंग 96, 16 सत्ते कितना जाएगा, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 11 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 5.6, ठीक है ना। तो डिवाइड किया तो कितना आया? 5.6, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ था। 10 की घात -4 का मतलब ये होता है कि अपन इसको 10 की घात 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड नीचे आएगा। 5.6 अपॉन 10⁻⁴, 10⁻⁴ मतलब 4 जीरो है। कितने जीरो है? 4। जब भी बेस नंबर 10, 100, 1000 से भाग कराते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। अब कितने डिजिट शिफ्ट होगा? जितने जीरो उसमें क्या है, होंगे, ठीक है ना। तो कितने जीरो हैं? 4। तो डेसिमल अपने से लेफ्ट साइड 4 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो इसके पहले एक ही डिजिट है। तो एक डिजिट है, 3 डिजिट कम पड़ रहे हैं, तो 3 डिजिट जो कम पड़ रहा है तो उसके लिए 3 जीरो लगा लो। ये तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आ गया 0.00056 AMU, यानी कि इलेक्ट्रॉन का AMU में जो मास होता है वो कितना होता है? 0.00056 AMU। क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ गए। ऐसे ही अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निकालें तो उसका भी आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा, देखो 1.66 × 10⁻27, यहाँ 1.67, यहाँ भी 1.67, मतलब लगभग दोनों का एक एक के समथिंग आएगा। आएगा तो दशमलव के बाद भी, लेकिन लगभग की बात कर रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेट तो 1 AMU इसमें भी आएगा, और लगभग 1 AMU इसमें भी आएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है।